पूनम याद है आपको? वही शर्मा अंकल की बेटी, डिबेटिंग की चैंपियन, मेरी पड़ोसिन जो दिवाली में पटाखे जलाने में ज़रा भी नहीं घबराती थी। वही पूनम जिसे मैंने बिना जताए प्यार किया और जो दिवाली के 2 दिन बाद शादी करके हमारे शहर छोड़कर जा रही थी। वही पूनम जिसने मेरे साथ घर में 7वां फेरा लिया था। घी में सने पराठे, चीनी घुली लस्सी, ढेरों मिठाइयाँ, माने तो जैसे मुझे मोटा करने की कंपटीशन में हिस्सा ले लिया था। दुनिया भर की बातें हो रही थी। माँ पापा महीनों की खबर झट से सुन लेना चाहते थे, और क्यों ना हो, मैं उनका नॉन रेजिडेंट बेटा जो बन गया था। बस एक बात थी जिसे कोई नहीं कह रहा था, जो मैं जानना चाह रहा था। पूनम के बारे में, उसकी शादी के बारे में, उसके हस्बैंड के बारे में। कैसी होगी वो, मुझे याद करती होगी वो। मैंने आखिरकार माँ से पूछ ही लिया, पूनम कैसी है? माँ ने कहा, खाना अभी खाओगे या बाद में? ये चुप्पी बड़ी अजीब थी। वही पूनम जिसके बारे में बात करते माँ थकती नहीं थी, उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं थी। ऐसा क्या हो गया था? अब मेरे लिए वो याद शहर जिसमें मैं बड़ा हुआ, जिसकी गलियों में मैंने क्रिकेट खेला और गुल्ले से शीशे तोड़े, जहाँ शाम को चाट वाले के ठेले का इंतज़ार किया, जहाँ आंगन में पढ़ाई की, लड़ाई की, वो शहर तकलीफ़ का शहर बनकर रह गया था। बिछड़कर मिलकर फिर बिछड़ने का शहर, प्यार छुपाने, प्यार जताने और फिर भी कुछ न कह पाने का शहर। मैंने कहा, मैं पूनम के घर जा रहा हूँ। कमरे में चुप्पी छा गई। मम्मी ने कहा, कहाँ जाओगे बेटा? पता नहीं वो लोग होंगे भी कि नहीं। मैं उन्हें अनसुना करता हुआ पूनम के दरवाजे पर पहुँच गया। शर्मा अंकल ने दरवाज़ा खोला और अगले पल में क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझसे चिल्लाकर कहा, निकल जाओ यहाँ से, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, निकल जाओ घर से। शर्मा अंकल मुझे अपने घर से निकाल जाने को कह रहे थे। वही शर्मा अंकल जो बचपन में मेरे लिए घोड़ा बनते थे, मेरे साथ कैरम खेलते थे और डिग्नोमेट्री के कठिन सवाल सॉल्व करना सिखाते थे। वही शर्मा अंकल मुझे घर से निकल जाने के लिए कह रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। वो उतने गुस्से में थे कि शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। सहारा लेकर दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठ गए। मैं आगे बढ़ा, अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और कहा, अंकल आप ठीक हैं? उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा, क्या अंकल? उन्होंने कहा, यही कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं घबरा गया, उन्हें यह सब कैसे पता था? शर्मा अंकल ने ऐसे देखा मुझे कि जैसे बरसों की तकलीफ उस एक नज़र में सिमट आई हो। बोले, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे जाने के एक दिन बाद, अपनी शादी से एक दिन पहले, मेरी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया। बस यूं ही, एक सेकंड में, जैसे किसी का मूड बदल जाए कि चाय नहीं पीनी, जैसे कोई बोल दे कि नहीं, मुझे बाज़ार नहीं जाना। एक सेकंड में मेरी बेटी ने मुझे बाज़ार में लाकर खड़ा कर दिया। क्या क्या सपने नहीं देखे थे हमने। सोचा था ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ताकि किसी चीज़ की कमी न रह जाए। फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़े थे, पीएफ के अगेंस्ट लोन लिया था। उसकी माँ ने अपनी शादी के गहने तुड़वाकर अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाए थे। उसी बेटी ने जिसने 1 मिनट में कह दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक झूठ नहीं जी सकती, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तुम उससे। मैं धप से सोफे पर बैठ गया। मेरे कारण पूनम ने अपनी शादी तोड़ दी थी। इतना खुदगर्ज हो गया था मैं। मैंने कहा, अंकल तो फिर वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आई? यही पूछना चाहते हो ना? क्योंकि मैंने उसे अपने सिर की कसम दी थी और कहा था कि अगर हम में से कोई भी उस आदमी से मिलेगा जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। वो घर छोड़कर चली गई। मेरी वो बच्ची जो कभी मुझसे पूछे बिना बाजार एक दुपट्टा तक नहीं खरीदने जाती थी, उसको तुमने इतनी हिम्मत दे दी कि वो घर ही छोड़कर चली गई। 3 महीने में एक बार चिट्ठी भेज देती है कि जिंदा है। ये नहीं जानती कि उसके माँ बाप कब के मर चुके हैं। खेल खेल में हम दिल लगा तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि इस मुल्क में दिल का खेल सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होता। कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी रहती हैं इन 2 ज़िंदगियों से।
कॉलेज की कैंटीन में, किसी रिश्तेदार की शादी में मिले लड़का लड़की कितने चाचाओं, मामाओं, भाभीयों को एक साथ जोड़ देते हैं, और जब दिल टूटते हैं तो ये सारे तार उधड़ते चले जाते हैं। पूनम से प्यार किया था, उससे रिश्ता नहीं बना पाया था। ये मेरी निजी तकलीफ़ थी, लेकिन वो उस प्यार के कारण इतना बड़ा कदम उठा सकती थी और उसका उसके परिवार पर इतना गहरा असर पड़ सकता था, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं शर्मिंदगी के एक दलदल में घुसा जा रहा था। कितनी तकलीफ दे दी थी मैंने इस परिवार को। शर्मा अंकल बैठे रहे वहीं दरवाजे के पास, जैसे कोई हारा हुआ सिपाही अपने दुश्मन को अकेला पाकर मारने चला हो, लेकिन फिर निडाल अकेला महसूस करके उसी दुश्मन को अपनी तकलीफ़ का किस्सा सुनाने लगा हो जिसने वो तकलीफ़ दी थी। ज़मीन को देखते हुए बोले, बता देते तुम लोग, खुशी खुशी तुम्हारी शादी कर देता। तुम्हारे पिता और मैं 30 साल पहले के दोस्त हैं। इस रिश्ते से अच्छा और कौन सा रिश्ता होता। अब वो मुझे देखते हैं, मिलते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं, बस इस बात के सिवा। और वही क्यों, सारा मोहल्ला अपने घरों में चुपचाप अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बस यही बात करता है, मेरी खिल्ली उड़ाता है, मुझे बेचारा कहता है, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं कैसा हूँ। जैसे आप किसी से मिल रहे हो जिसके सीने पर बड़ा गहरा खून से सना घाव हो और आप उससे पूछें, आज गर्मी बहुत है ना। मजाक बनाकर रख दिया है यार तुम लोगों ने मेरा। मैं वही ज़मीन पर बैठ गया और कहा, अंकल मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पूनम ऐसी बेवकूफ़ी करेगी। मैं तो सोच रहा था उसकी शादी हो गई होगी, वो अपने पति के साथ होगी, खुश होगी, उसकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहा मैंने। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अंकल दिखाइए ज़रा पूनम की चिट्ठियाँ, किस शहर में रहती है वो। चलिए मैं और आप उसको ढूंढ कर लाएंगे। मैं इस घर की हंसी फिर से वापस लाऊंगा। मैं और शर्मा अंकल स्टेशन पर थे। मैं उनके लिए कुल्हड़ में चाय लाया, फिर जाकर 2 स्पोर्ट्स मैगजीन खरीद लाए। पूनम ने बताया था मुझे कि उसके पापा क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। ज़रूर सरप्राइज हुए होंगे मेरे ऐसा करने पर, लेकिन दिखाया नहीं। वो अब भी मुझसे थोड़े उखड़े उखड़े थे, जैसे अपनी खुशियों के कातिल के साथ ही अपनी खुशियाँ ढूंढने जा रहे हों। मेरे साथ चलने के लिए मान गए थे, यही गनीमत थी। शायद इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। 1 घंटे बाद हम अपने 8 घंटे के सफ़र पर निकल चुके थे। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, शर्मा अंकल ऊँघ रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो मिल जाए। ट्रेन हवा को चीरती हुई आगे चली जा रही थी और मैं यादों में तैरता हुआ पीछे। कितनी मुश्किल के बाद हम निकल पाए थे उस सफ़र पर। शर्मा अंकल के गुस्से ने उन्हें आज तक अपनी बेटी से कोई भी नाता नहीं रखने दिया था। 1.5 घंटे मैंने उन्हें समझाया था उस दिन, और फिर 3 घंटे अपने घर वालों को समझाया था। उनको तो कुछ पता ही नहीं था। माँ बहुत रोई थी, बोली, बेटा पूनम से अच्छी बहू हमें कहाँ मिलती इस घर को। तूने एक बार कहकर तो देखा होता। यही कहा था पूनम ने मुझसे। गलती मेरी थी, मैं भूल गया था कि लम्हा लम्हा जोड़कर बनती है ज़िंदगी, और इन लम्हों की कड़ी में बस एक लम्हा ना प्रोया जाए तो सारे लम्हे बिखर जाते हैं। पूनम से प्यार करके भी प्यार न जताना शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन वही माँ जो पूनम को अपनी बहू ना बना पाने का अफसोस जता रही थी, वो ये भी कह रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिसकी शादी टूट गई हो उसको अक्सर एक अलग निगाह से देखते हैं हम लोग, और जिसने अपनी शादी खुद तोड़ दी हो, घर छोड़कर चली गई हो, उसका चरित्र तो वो काली दीवार समझ लिया जाता है जिसमें लाछन की चौक से कुछ भी लिखा जा सकता है। गलती शायद मेरी ही थी। कुल्हड़ से चाय की एक चुस्की लेते हुए शर्मा अंकल बोले, मैंने ही उसे इतना आज़ाद ख्याल बना दिया था। सच था, पूनम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। दिल की इतनी साफ, अपने दिल की सुनने वाली, और उसी आज़ाद ख्याल लड़की को ढूंढने हम आज जा रहे हैं। शर्मा अंकल अपनी बेटी को और मैं अपनी पत्नी को। 8 घंटे बाद हम दूर उस शहर में उतरे जहाँ से पूनम अपने पापा को चिट्ठियाँ भेजा करती थी। हमें नहीं पता था वो कहाँ हैं, बस इतना पता था कि वो किसी अखबार में काम करती है। मैंने रेलवे स्टेशन पर सारे अखबार खरीद लिए। अपनी अपनी अटैचियाँ अपने बगल में रखकर हम देर तक सारे पन्ने तलाशते रहे, और करीब 3 मिनट बाद पूनम एक बार फिर मेरे सामने थी।
अखबार के 90 पन्ने से झांकती हुई। कॉलम लिखती थी वो, लोगों की मुश्किल दूर करती थी। हम भी एक मुश्किल लेकर आए थे, उम्मीद थी उसे भी दूर कर देगी। आनन फानन हम अखबार के दफ्तर पहुँचे। पता चला कि वो घर जा चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी मिन्नतें की, शर्मा अंकल की उम्र और अपने लंबे सफ़र की दुहाई दी और आखिरकार 2 अनाड़ी लेकिन जिद्दी जासूसों की तरह हमने पूनम का पता मालूम कर लिया। ना रिक्शे वाले से मोल भाव किया, न पान वाले से रास्ता पूछा, ना ही एक दूसरे से बात की। पौन घंटे बाद हम पूनम के दरवाजे पर खड़े थे। मैंने देखा कि शुक्ला अंकल के हाथ कांप रहे थे। मैंने घंटी बजाई। पूनम ने दरवाज़ा खोला। कुछ देर बिना कुछ कहे देखती रही, फिर पलटकर अंदर चली गई। 15 मिनट हम सोफे पर बैठे रहे, मेहमानों की तरह। सादा लेकिन खूबसूरत था उसका घर। सामने एक मेज़ पर अच्छे दिनों की पूनम और उसकी मम्मी पापा की एक फ्रेम तस्वीर थी। अगर मैं पागल नहीं होता तो ऐसा ही हमारा घर होता। पूनम कमरे से बाहर आई तो उसकी आंखें रोई हुई थी। बोली, अगर आप दोनों मुझे वापस लेने आए हो तो वापस चले जाइए। पापा, आपने मुझे दिमाग से नहीं दिल से सोचना सिखाया, और जब मैंने उस हिम्मत की डोर आगे बढ़कर थामने की कोशिश की तो आपने मुझे पीछे रोक लिया। और तुम, वो मेरी आंखों में देखकर बोली, तुमने मुझे ढेर सारे सपने दिए और एक दिन अचानक बिना कुछ कहे अपना शहर छोड़कर चले गए। आप दोनों ने ज़िंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन मैं खुद से समझौता नहीं कर सकती। अच्छा हुआ वक्त रहे जाग गई। उसी समय अंदर से एक छोटी सी लड़की बाहर आई और बोली, मम्मी चलो, मैं रेडी हूँ। 4 जिंदगियाँ एक कमरे में खड़ी थीं और रास्ते धुंधले से दिख रहे थे। कौन थी वो लड़की जो पूनम को माँ कह रही थी? कौन है ये बच्ची? यही सोच रहे होंगे ना आप दोनों। चौंकियो मत और अंदाज़ा मत लगाइए, ये मेरी बेटी है शिप्रा। इसके माँ बाप ने इसे शादी के पहले जन्म दिया और फिर किसी अनाथ आश्रम के सामने छोड़ दिया। इसे एक माँ की ज़रूरत थी और मुझे एक ज़िंदगी की। इसने मुझे हिम्मत दी है, फिर से जीना सिखाया है। मैं और शर्मा अंकल एक दूसरे को देखने लगे। समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। शर्मा अंकल की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटी, मैं आज तक सोचता रहा कि तुमने मेरे साथ कितना अन्याय किया, पर असल में अन्याय तो मैंने किया है। तुम्हें वो हिम्मत ना दे सका कि तुम मुझे वक्त रहते बता पाती कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो। और जब तुमने अपना रास्ता चुन लिया था, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, तब मैं वहाँ नहीं था। एक जिद के कारण मैंने अपनी बच्ची की ओर पलट कर नहीं देखा। फिर मेज़ पर रखी फैमिली फ़ोटो देखकर शर्मा अंकल बोले, लेकिन तुमने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। जिद्दी तुम भी हो, लेकिन जिद को प्यार के आड़े आने नहीं दिया। मुझे माफ़ कर देना बेटी, और अपनी जिद्दी बेटी से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी भी एक जिद मान ले। इस बेवकूफ़ लड़के से शादी कर ले बेटा। तेरी तरह इसे भी मैंने बचपन से सिखाया है। ये गधा है जो इसने कभी तुझको अपने दिल की बात नहीं बताई, पर अगर ये ना होता तो हम और तुम सामने नहीं खड़े होते। मैंने कहा, पूनम मुझे माफ़ कर दो। मन के 7 फेरे तो हम ले चुके हैं, अब अग्नि के 7 फेरे भी मेरे साथ पूरे कर लो। हम कुछ देर पूनम की खामोशी पढ़ते रहे। फिर वो बेटी से बोली, शिप्रा, ये हैं तुम्हारे नाना जी और ये हैं तुम्हारे स्टूपिड पापा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आगे की स्टोरी की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।